अस्सलाम एंड वेलकम टू द शो सना एक पाकिस्तानी। अमेरिका का हेल्थ केयर सिस्टम ना सिर्फ ये कि इंतहाई मजबूत है बल्कि यहाँ पर एक अहम समाजी मामला भी समझा जाता है, बल्कि इस साल होने वाले इंतखाबात में इसको एक अहम सियासी मामले के तौर पर भी देखा गया। यहाँ के लोगों को जो हेल्थ फैसिलिटीज दस्तयाब हैं उसमें किस किस्म की सहूलियात उन्हें दी जाती हैं और इसके साथ साथ क्या उन्हें कुछ मसाइल का भी सामना करना पड़ता है। आज के इस शो में इसी हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये हेल्थ केयर सिस्टम है क्या, इसके कितने मनफी और कितने मस्बत पहलू हैं, ये हम जानेंगे डॉक्टर रशीद चुटानी से, जो कि हमारे साथ इस शो में आगे चलकर मौजूद होंगे। तो सबसे पहले उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो जो अमेरिका का हेल्थ केयर सिस्टम है वो है कैसा और चलता किस तरह से, सबसे पहले तो पाकिस्तानी ऑडियंस को आप ये बताएं। आपने जो सवाल किया है कि अमेरिका का हेल्थ सिस्टम कैसे चलता है और किस तरह चलता है, अमेरिका में जो हेल्थ सिस्टम है उसकी जो सबसे बड़ी ख़ासियत है वो ये कि आप हॉस्पिटल जाएं, चाहे आपके पास इंश्योरेंस है या ना है, इलाज आपका फ़ौरन होगा। ये ज़रूर है कि हमारी हेल्थ कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन इलाज आपका फ़ौरन हो जाएगा। इस वक्त अमेरिका में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। हमारे यहाँ तकरीबन 50 मिलियन लोग, 50.7 मिलियन पीपल आर अनइंश्योर्ड। हेल्थ केयर सबके लिए अवेलेबल है, चाहे वो इंश्योर्ड हो या ना हो। अगर आप हॉस्पिटल जाते हैं तो आपको हेल्थ केयर प्रोवाइड की जाती है। ये नहीं है कि आपको पहले कैश देना है और उसके बाद आपका ट्रीटमेंट होगा। आप जाएं, आपकी सर्जरी अगर होनी है, आपका एक्सीडेंट हो गया, आपको हार्ट अटैक है या कोई भी प्रॉब्लम है, उसका पहले इलाज होगा, बाद में बिल पेश किया जाएगा। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो कॉस्ट जो राइज़ कर रही है उसके साथ ये मसला हो गया है कि जो लोग इंश्योर्ड नहीं हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं, वो पैसे दे नहीं सकते। तो बर्डन जो है टैक्स पेयर पे आने लग गया है। तो जिस तरह अगर मैं टैक्स पेयर हूँ और मैं अच्छी इनकम बना रहा हूँ और मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस है, तो मेरी हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर जो कॉस्ट ऐड हो रही है वो उनकी भी ऐड हो रही है जो कि हेल्थ केयर दे नहीं सकते और नेशनल बर्डन हो गया है। तो उसको एलिविएट करने के लिए और उसको ख़त्म करने के लिए प्रेसिडेंट ओबामा ने ओबामा केयर इंट्रोड्यूस किया था। अच्छा, ओबामा केयर के ऊपर मैं आपसे आगे चल के तफसील से भी पूछूंगी। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि जो लोग यहाँ पर, आपने कहा कि एक बहुत बड़ी नंबर ऐसा है जो कि इंश्योर्ड नहीं है, जो लोग इंश्योरेंस यहाँ पर नहीं रखते हैं, उनका इलाज का तरीक़ाकार यहाँ पर क्या होता है? सर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तो आप हॉस्पिटल जा सकते हैं, इमरजेंसी रूम जा सकते हैं और वहाँ पर आपका इलाज हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि अगर फ़र्ज़ करें आपके पास इंश्योरेंस नहीं है और आपको कोल्ड हो गया या इन्फ्लुएंज़ा हो गया, जैसे फ्लू कहते हैं, या कुछ पेट में दर्द है या कुछ है और आप हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते, तो आप कहाँ जाएंगे? तो कई ऐसी फ्री क्लिनिक्स बनाई गई हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, जहाँ पर ये जाके आप इन चीज़ों का इलाज करा सकते हैं। इन फ्री क्लिनिक्स के फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारी कम्युनिटी है, पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी है, उसने भी कई फ्री क्लिनिक्स बनाई। इस वक्त हमने 2 क्लिनिक्स बनाई हैं मेरीलैंड के अंदर, जहाँ पर पेशेंट्स का फ्री इलाज होता है और वो दोनों क्लिनिक्स जो हैं वो मस्जिदों के अंदर हैं, लेकिन वहाँ पर कोई प्रोहिबिशन नहीं है कि कोई भी आ सके। तो इट्स ओपन टू एवरीबॉडी, जनरल पॉपुलेशन, किसी के पास भी इंश्योरेंस नहीं है वो आए और उसका इलाज होता है और वहाँ पर फुल सर्विस प्रोवाइड की जाती है। तो इस तरह के कई और सेंटर्स हैं जो कि मुख्तलिफ एथनिक ग्रुप्स और रिलीजियस ग्रुप्स ने स्टार्ट किए हैं। इसके अलावा स्टेट ने भी कुछ ऐसे ग्रुप स्टार्ट किए हैं कि जो है जहाँ पर आप जाके फ्री हेल्थ केयर ले सकते हैं। तो तरीक़ेकार बहुत सारे हैं, लेकिन इस वक्त बहुत मुश्किल ये हो रही है कि चूँकि 50 मिलियन लोगों से ज़्यादा के पास इंश्योरेंस नहीं है, तो कॉस्ट शेयरिंग जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट हो गई है और उसकी वजह से कॉस्ट बहुत बढ़ गई है इंश्योरेंस की, और उसकी कई और वजूहात भी हैं। अच्छा, इस वक्त जो सिस्टम हेल्थ केयर का चल रहा है अमेरिका के अंदर, लोग इसकी वजह से दुनिया भर में बहुत तारीफ़ भी करते हैं, लेकिन क्या इसके कुछ मनफी असरात भी हैं जो कि यहाँ के लोगों के ऊपर पड़ते हैं? तो जो हेल्थ केयर अमेरिका के अंदर है, in my opinion, it is the best healthcare system in the world right now. कि आप किसी जेंडर से हों, किसी एथनिसिटी से हों, किसी रिलीजियस बैकग्राउंड से हों, जो भी आपका स्कूल ऑफ थॉट है, आप जब हॉस्पिटल जाते हैं, चाहे आपके पास पैसे हों या ना हों, चाहे आप रिच हों या पुअर हों, आपका इलाज हो जाएगा। लेकिन जो हमारा हेल्थ सिस्टम है उसके अंदर कई प्रॉब्लम्स हैं। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस वक्त हमारे हेल्थ सिस्टम के अंदर है वो ये कि वी प्रोवाइड क्वांटिटी ऑफ केयर बिकॉज दैट इज़ रिवॉर्डेड। व्हाट आई मीन बाय दैट इज़ कि अगर एक फिजिशियन ज़्यादा पेशेंट्स देखता है तो उसकी रीइंबर्समेंट ज़्यादा होती है।
So what we want to do is, and what Obamacare is also trying to do, is to move away from quantity of care to quality of care. So that is the number one problem that we face in the nation. The second problem that we face in the nation is کہ ہماری population aged ہوتی چلی جا رہی ہے. تو جو بیبی بومرز تھے وہ اب ریٹائرمنٹ کی طرف جا رہے ہیں. تو ہمارے یہاں جو نمبر آف پیپل دیٹ آر 65 اینڈ ابو آر انکریزنگ, اور جو ہے لائف ایکسپیکٹنسی بیکاز آف دا ایکسلنٹ ہیلتھ کیئر دیٹ وی ہیو ہیز انکریزڈ آلسو. تو اب جب پاپولیشن کی عمر زیادہ ہوتی جائے گی تو ان کے پاس ڈیزیزز بھی بڑھتی جائیں گی, کرونک ڈیزیزز بڑھتی جائیں گی. تو کرونک ڈیزیزز اب امریکہ کے اندر بہت بڑھ گئی ہیں. اس وقت آلموسٹ 50% آف the population above the age of 50 perhaps has approximately, they have one or two chronic diseases such as heart disease, diabetes or asthma. So that is a huge problem because اس کی کاسٹ بہت ہوتی ہے ٹیک کیئر کرنے کی. تو یہ ایک وجہ ہے. کئی اور وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم امریکہ میں اس پوائنٹ پہ پہنچ گئے کہ ہم زندگی کو ہر صورت میں ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں. تو اینڈ آف لائف ڈیسیژنز ہیو بیکم اے پرابلم. تو وہ بھی کاسٹ کو بہت بڑھا دیتی ہے, اور بھی کئی وجوہات ہیں. آج کے اس شو میں ہم ہیلتھ کیئر سسٹم کے بارے میں تو بات کر ہی رہے ہیں, لیکن اس وقت تابندہ نعیم ہمیں بتائیں گی کہ یہاں پر رہنے والوں کے پاس علاج معالجے کے لیے کس قسم کے آپشنز موجود ہیں. مصوری ریجینا ہالیڈے کا شوق تھا, لیکن انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک دن یہ اپنے شوہر کی ایسی تصویریں پینٹ کریں گی جس میں انہیں لمحہ لمحہ موت کے قریب جاتا دکھانا پڑے گا. ہالیڈے کہتی ہیں کہ ان کے شوہر نے کئی مہینے تک زبردست تکلیف برداشت کی, لیکن ڈاکٹرز توجہ دینے کو تیار نہیں تھے. ان کے شوہر کے کینسر کی تشخیص اس وقت ہوئی جب علاج کی امید باقی نہیں رہی تھی. ریجینا کہتی ہیں کہ ان کے شوہر کی صحت جس دیکھ بھال کی متقاضی تھی وہ انہیں نہیں ملی. ڈاکٹر کمرے میں آیا اور دور ہی سے بولا, ہم نے آپ کو پی سی اے پمپ کے ساتھ گھر بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے. میں نے اور فریڈ نے پوچھا, تو کیا سرجری اور کیمو تھراپی نہیں ہوگی؟ اس نے کہا, ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اس وقت نہیں. اور پھر وہ چلا گیا. ریجینا کو معلوم تھا کہ ڈاکٹر انہیں جواب دے رہا ہے. میرا شوہر رو دیا اور میں بھی. اس نے کہا, ریجینا انہیں چھوڑنا مت, انہیں میرا علاج کرنا ہی ہوگا. فریڈرک ایلن ہالیڈے 17 جون 2009 کو صرف 39 سال کی عمر میں ریجینا کی دنیا سے چلا گیا, اور یہ سوچنے لگیں کہ یہ ایسا کیا کر سکتی ہیں کہ ان کے ملک کے شہری صحت کی بہترین سہولتیں حاصل کر سکیں. میں ہمیشہ سے پینٹ کرتی آئی ہوں. میری اپنے شوہر سے ملاقات بھی ایسے ہی ہوئی تھی, تو میں نے سوچا کہ میں ایسی پینٹنگز بنا سکتی ہوں جن کا تعلق صحت کی سہولتوں, میڈیکل ریکارڈز اور ان چیزوں سے ہو جن سے ہمیں تکلیف پہنچی. فریڈ کی موت کے کچھ دن بعد ریجینا نے واشنگٹن ڈی سی میں اپنے گھر کے ایک قریبی پارکنگ لاٹ کی دیوار پر ایک میورل پینٹ کرنا شروع کر دیا. ان کا یہ میورل 2009 کے موسم گرما میں مکمل ہوا. اس دوران ریجینا نے امریکہ میں صحت کے نظام کی بہتری کے لیے کام کرنا شروع کر دیا. بہت سے لوگ یہ ماننا ہی نہیں چاہتے کہ کہیں کچھ غلط بھی ہے, جیسے ان کے خیال میں امریکہ میں بہترین علاج موجود ہے. میں مانتی ہوں ایک حد تک یہ بات ٹھیک ہے, مگر اس کے بعد غلط. اگر کسی وجہ سے ایک مشین کام نہیں کر رہی تو سمجھیں ہر چیز ناکام ہو گئی. ریجینا کے شوہر کی طرح امریکہ میں کئی لوگ بہترین علاج نہ ملنے کے باعث موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں. 30 کروڑ انسانوں کے اس ملک میں وہ یونیورسل ہیلتھ کیئر سسٹم موجود نہیں ہے جو دنیا کے کئی ملکوں میں کامیابی سے کام کر رہا ہے. یونیورسل ہیلتھ کیئر سسٹم وہ سسٹم ہوتا ہے جس کے تحت تمام شہریوں کو صحت کی تمام سہولتوں تک برابر رسائی ہوتی ہے. یونیورسل ہیلتھ کیئر سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے علاج اتنا مہنگا ہے کہ ہسپتال کا چند دنوں کا بل لوگوں کو دیوالیہ کر سکتا ہے. امریکہ میں کئی سال پہلے یہ طے کیا گیا تھا کہ یہاں یونیورسل ہیلتھ کیئر سسٹم نہیں ہوگا, بلکہ ایسا نظام ہوگا جس میں اکثر لوگوں کو ہیلتھ انشورنس ان کے امپلائر کے ذریعے ملے گی. پھر 1960 کی دہائی میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ غریب بچوں اور 65 سال سے زائد عمر کے افراد کو حکومت انشورنس دے گی.
इलाज की सहूलतें हासिल करने के कई तरीके हैं, मगर ज़रूरी नहीं वो बेहतरीन भी हों। कई प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज काम कर रही हैं। उम्र रसीदा अफराद और बच्चों के लिए सरकारी इलाज है, फिर मेडिकेड है जिसके जरिए हर रियासत अपने गरीब शहरियों का इलाज करती है। इसके अलावा आप अपने तौर पर अपनी हेल्थ इंश्योरेंस भी खरीद सकते हैं। 2006 और 2007 के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 4.5 से 5 करोड़ के दरमियान अमरीकियों के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। 18,000 बच्चे हर साल अमरीका में हेल्थ इंश्योरेंस ना होने की वजह से मर जाते हैं। 40% अनइंश्योर्ड अमरीकियों के पास कोई ऐसी बाकायदा जगह, अस्पताल या डॉक्टर नहीं है जहां वो बीमार होने पर जा सकें। अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के मुताबिक जिन अमरीकियों के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, अगर वो इलाज कराने अस्पताल पहुंच भी जाएं तो अक्सर दवाएं और ज़रूरी टेस्ट मुकम्मल नहीं करवा पाते क्योंकि वो महंगे होते हैं। वो लोग जिनके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होती वो किसी भी अस्पताल के इमरजेंसी रूम में जा सकते हैं और फौरी तिब्बी इमदाद हासिल कर सकते हैं, वो तिब्बी इमदाद जिससे उन्हें मरने से बचाया जा सके। लेकिन उन्हें कैंसर जैसी बीमारी का इलाज वहाँ नहीं मिलेगा। माहिरीन कहते हैं कि यहाँ सेहत के निज़ाम को मुनाफा कमाने के मकसद से हटकर मरीज से अपना खोया हुआ रिश्ता दोबारा जोड़ने की ज़रूरत है। अमेरिका के हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर शो में आगे चलकर मजीद भी बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। अच्छा, ओबामा केयर सिस्टम जब ये नाम सामने आया था तो लोगों को थोड़ा सा समझने में इसके लिए मुश्किलात भी पेश आई थी कि बेसिकली ये सिस्टम कहता क्या है, इसके फ़ायदे नुकसानात क्या हो सकते हैं, ये सिस्टम है कैसा और क्या ये कम्युनिटी के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है और क्या हम पाकिस्तान में इसको अडॉप्ट कर सकते हैं या इस किस्म के किसी सिस्टम को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो सवाल आपने किया है मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ कि हेल्थ इज़ अ बेसिक ह्यूमन राइट। जिस तरह के जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच इज़ अ बेसिक ह्यूमन राइट, सो आई बिलीव दैट हेल्थ इज़ आल्सो अ बेसिक ह्यूमन राइट। अगर हेल्थ बेसिक ह्यूमन राइट है तो हेल्थ कवरेज शुड बी यूनिवर्सल इर्रिस्पेक्टिव ऑफ सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, कि आप गरीब हैं या अमीर हैं, आपको हर एक को उसी किस्म की हेल्थ केयर प्रोवाइड होनी चाहिए जिस तरह के जो पैसे दे रहे हैं या जिनके पास पैसे हैं या जिनके पास पैसे नहीं है प्रोवाइड होती है। तो जब आप इस कॉन्सेप्ट को मद्देनज़र रखते हैं तो फिर आप किस तरह हर एक को जो हेल्थ केयर प्रोवाइड करेंगे। तो देयर हैज़ टू बी अ सिस्टम, देयर हैज़ टू बी अ प्रोसेस कि हर एक आदमी, हर एक औरत, हर एक बच्चा जो है वो कवर्ड हो, कि किसी पेरेंट को, किसी भी बाप को या माँ को ये प्रॉब्लम ना हो कि वो अपने बच्चों का या अपने हस्बैंड या वाइफ का इलाज करा सकें। तो ओबामा केयर जो है इट प्रोवाइड्स यूनिवर्सल कंप्लीट कवरेज ऑफ हेल्थ केयर। इस वक्त हमारे हेल्थ केयर के अंदर ये प्रॉब्लम, जो इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं उसके साथ ये प्रॉब्लम है कि अगर आपके पास कोई प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है तो वो आपको इंश्योर नहीं करेंगे। ओबामा केयर अश्योर्स कि प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस भी अगर आपके पास हैं तो आपको इंश्योरेंस मिलनी चाहिए और आपके रेट्स बढ़ने नहीं चाहिए। इस वक्त जो है प्रॉब्लम हमारे हेल्थ केयर का ये है, इंश्योरेंस का ये है कि जो है देयर इज़ डिफरेंट कवरेज और रेट्स फॉर मेन और वेमेन। ओबामा केयर अश्योर्स के जो है विमेन और मेन के अंदर जो डिफरेंस, क्योंकि औरतें जो हैं दे गिव बर्थ टू चिल्ड्रन, सो उनकी हेल्थ केयर की कॉस्ट ज़्यादा होती है, तो द रेट्स आर डिफरेंट। तो ओबामा केयर हैज़ इम्प्लीमेंटेड द पॉलिसी कि जो है दोनों जो हैं वो बराबर हों। इसके अलावा और बहुत सारे फ़वायद हैं। ओबामा केयर हेल्थ केयर को राशन नहीं कर रही है, वो इंश्योरेंस कंपनीज़ और हेल्थ केयर की जो कॉस्ट है उसको रिड्यूस कर रही है, तो लोगों को वही हेल्थ केयर मिलेगी। आपने सवाल किया कि ये पाकिस्तान के लिए कैसा रहेगा, तो पाकिस्तान में इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट बहुत कम है। कुछ जगहों पे इंश्योरेंस है। अब जिस तरह आप जहाँ पर काम कर रही थी पाकिस्तान में, वहाँ पर आपको हेल्थ केयर प्रोवाइडेड थी, आप जाके हेल्थ केयर आपको अगर जाना था क्लिनिक या हॉस्पिटल आप जा सकते हैं, लेकिन आपकी फैमिली को नहीं थी। अब यहाँ पर यह है कि जिस तरह मैं काम कर रहा हूँ तो मेरी पूरी फैमिली जो है वो भी कवर्ड है, उनकी भी हेल्थ केयर प्रोवाइडेड है। पाकिस्तान में और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि नहीं हो रही और बहुत ही लिमिटेड पॉपुलेशन है जो कि शहरों में रह रही है जिनके पास ऐसी फैसिलिटीज़ हैं। मेजॉरिटी पाकिस्तानी हेल्थ केयर अपनी एक्सेस करते हैं प्राइवेट फिजिशियन या प्राइवेट हॉस्पिटल से।
पैसे अगर उनके पास नहीं होते हैं तो उनको हेल्थ केयर नहीं मिलती है। ये चीज़ वहाँ पे ख़त्म होनी चाहिए। पाकिस्तान अपना GDP का बहुत ही छोटा और बहुत ही स्मॉल पीस बिटवीन 1 to 2% स्पेंड्स ऑन हेल्थ केयर। और अब कुछ ओबामा केयर की बात भी कर लेते हैं। ओबामा केयर बेसिकली है क्या, इसके मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में बता रही हैं सारा जमान। ये हैं माइल्स फॉसेट। 4 साल पहले इन्होंने अपनी बेटी की जान बचाने के लिए अपने जिगर का एक हिस्सा उसे दे दिया था। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों की नज़र में सेहत के ऐसे मसाइल का सामना करने वालों का बीमा करना घाटे का सौदा है। इस सूरत हाल को बदलने के लिए ओबामा इंतजामिया ने 2010 में मंजूर किया अफोर्डेबल केयर एक्ट, और जिसे नाक़दीन ने नाम दिया ओबामा केयर का। एक तरफ लोग इसके हामी हैं क्योंकि इसके जरिए सेहत की सहूलतों तक हर शहरी की रसाई होगी, दूसरी तरफ लोग इसके खिलाफ हैं क्योंकि इसके तहत हर अमरीकी को हेल्थ इंश्योरेंस लाजमन खरीदना होगी। अफोर्डेबल केयर एक्ट मुख्तलिफ हलकों को मुख्तलिफ तरह से मुतासिर करता है। इसके तहत इंश्योरेंस कंपनियां किसी भी शहरी का बीमा करने से इनकार नहीं कर सकती, ख्वाह उसकी सेहत अच्छी हो या खराब। मैं सोच भी नहीं सकती कि किसी ऐसी चीज जिसमें आपकी कोई गलती भी नहीं, उसमें आपको बेसहारा छोड़ दिया जाए। इसके अलावा अब 26 साल की उम्र तक के अफराद अपने वालिदैन के हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के जरिए तिब्बी सहूलतें हासिल कर सकते हैं। ये ऐसे नौजवानों के लिए खास तौर पर फायदेमंद है जो नौकरी की तलाश में हैं। इन दिनों नातजुर्बेकार अफराद के लिए फुल टाइम मुलाजमतें बहुत ही कम हैं। मैं तो इंटर्नशिप्स ढूंढ रही हूँ, लेकिन इसके साथ कुछ पैसे मिल भी जाएं तो दीगर सहूलतें नहीं मिलती। इसी तरह 50 या उससे ज्यादा अफराद को मुलाजमत देने वाले कारोबारों को अपने तमाम मुलाजमीन को हेल्थ इंश्योरेंस मुहैया करनी होगी। ये नौकरी करने वाले के लिए तो खुशखबरी है, लेकिन नौकरी देने वाले के लिए नहीं। मेरी कोशिश होगी कि मेरे पास 40 से 49 मुलाजिम हो। कहीं न कहीं मुझे मुलाजमतें काटनी होंगी और हमें ज्यादा काम करना पड़ेगा ताकि हम इस कैटेगरी में ना आए जहां हमें हेल्थ इंश्योरेंस भी देनी पड़े। अफोर्डेबल केयर एक्ट के तहत हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां मर्दों और खवातीन के दरमियान फर्क नहीं कर सकती और कुछ बुनियादी टेस्ट और अद्वियात के लिए कस्टमर से इजाफी रकम भी नहीं मांग सकती। लेकिन सेहत आमा के निज़ाम में इस्लाहात के कानून का सबसे मुतनाज़ा हिस्सा है हर अमरीकी के लिए हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने की शर्त। जनवरी 2014 के बाद इंश्योरेंस न रखने वाले अफराद को हर साल जुर्माना अदा करना होगा। इस बिल के हामियों की नज़र में सेहत की सहूलतें हर शहरी तक पहुँचाने के लिए जरूरी है कि सब इसका बोझ मिलकर उठाएं। हम एक अमीर और खुशहाल कौम हैं। ये इखलाकी तौर पर दुरुस्त है कि सेहत की बुनियादी सहूलतें हर किसी का हक हों, न कि इसका इन्हिसार उनकी तनख्वाह पर हो। जबकि नाक़िदीन की नज़र में हुकूमत उन्हें ये बोझ उठाने का पाबंद नहीं कर सकती। हमें हुकूक खुदा ने दिए हैं और हमारा आइन उनका तहफ़्फ़ुज़ करता है। हुकूक हुकूमत न बना सकती है और न ही उसे बनाने चाहिए। इस साल जून में अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने अफोर्डेबल केयर एक्ट के इस मुतनाज़ा हिस्से के हक में फैसला दिया। हुकूमत का मंसूबा है कि वो गरीब अफराद को हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने के लिए माली मदद देगी। कांग्रेस के बजट ऑफिस के मुताबिक इस कानून पर अमल दरामद से आइंदा 10 सालों के दौरान वफाकी बजट के खसारे में $108 अरब का इजाफा होगा। अमेरिका का हेल्थ केयर सिस्टम यहाँ के रहने वालों पर किस हद तक असरअंदाज होता है, इस हवाले से मजीद भी बात होगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद। अमेरिका में एक अहम मसला हेल्थ केयर सिस्टम के हवाले से ये भी है कि उस पर कितने अखराजात आते हैं और कई बीमारियां ऐसी हैं जिनका इलाज बहुत ही ज़्यादा महंगा है। वो बीमारियां कौन सी हैं और उनकी वजह से अमेरिका के हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर क्या असर पड़ता है, इस बारे में बता रहे हैं मोहम्मद आतिफ। अमेरिका, द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। लेकिन अमेरिका का हेल्थ केयर सिस्टम उन्हीं मरीजों को फायदा पहुंचाता है जिनके पास हेल्थ इंश्योरेंस है। किसी इमरजेंसी की सूरत में तो अस्पताल मरीज को फौरी तिब्बी इमदाद देते हैं, लेकिन पोस्ट केयर और ओपीडी या डॉक्टर को देखने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस नहीं तो जेब में कैश लाजमी होना चाहिए। दूसरी तरफ हेल्थ इंश्योरेंस होने के बावजूद चंद एक बीमारियां ऐसी हैं जो किसी अच्छे खासे खानदान को दिवालिया कर सकती हैं। अमेरिका में मेडिकल सर्विसेज पर आने वाले अखराजात के बायस बैंकरप्सी यानी दिवालिया की दरखास्त देने वाले ज्यादातर केसेस में दरखास्त देने वाले के पास हेल्थ इंश्योरेंस होती है। कैंसर उन बीमारियों में सरे फहरिस्त है जिनका इलाज इतना महंगा है कि अगर इंश्योरेंस न हो तो एक आम आदमी या अपर मिडिल क्लास का खानदान भी दिवालिया हो जाए। इसकी सर्जरी पर दसियों हजारों डॉलर खर्च होते हैं, लेकिन महाना अद्वियात भी सस्ती नहीं।
امریکن کینسر سوسائٹی کے مطابق انشورنس ہونے کے باوجود کینسر کے مریض کی ادویات پر ایک مہینے میں آنے والا خرچ $1600 امریکی کے قریب ہے، لیکن اگر مریض جدید علاج اور ادویات لینا چاہے تو یہ خرچ $10,000 امریکی تک پہنچ جاتا ہے۔ امریکہ میں 26% سے زائد اموات کی وجہ امراض قلب ہیں۔ ہارٹ ٹرانسپلانٹ کا خرچ تقریباً $8 لاکھ اور اوپن ہارٹ سرجری کا خرچ $3 لاکھ سے زیادہ ہے۔ ایک چھوٹی سی سرجری اور اسپتال میں 2 سے 3 دن گزارنے کا خرچ $20,000 امریکی تک جا پہنچتا ہے۔ امریکیوں کے لیے فی الحال ایک اور پریشانی یہ بھی ہے کہ اگر کسی کے پاس انشورنس نہیں ہے اور وہ کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہے جس کے علاج پر بہت زیادہ خرچ آتا ہو، جیسے کینسر، دل کی بیماری یا ڈائبٹیز، تو انشورنس کمپنیز ایسے مریضوں کو انشورنس پالیسی دینے سے انکار کر دیتی ہیں۔ امریکہ میں رہتے ہوئے اگر ایڈز کے موضوع پر بات نہ کی جائے تو پھر یہاں کا ہیلتھ کیئر سسٹم مکمل نہیں ہو پاتا ہے۔ یہاں کے ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ اگر اس مرض کی جلد تشخیص کر دی جائے تو پھر اس کے پھیلاؤ کو نہ صرف روکا جا سکتا ہے بلکہ سسٹم کے اوپر اس سے پڑنے والے بوجھ کو بھی کم کیا جا سکتا ہے۔ مزید جانتے ہیں وردہ خلیل سے۔ ایمی کراٹورز وٹمن واکر ہیلتھ کلینک واشنگٹن ڈی سی کے اس شعبے سے منسلک ہیں جہاں HIV کے مفت ٹیسٹ کیے جاتے ہیں۔ ٹیسٹ کے لیے خون کے صرف ایک قطرے کی ضرورت ہوتی ہے اور 15 منٹ میں نتیجہ سامنے آ جاتا ہے۔ کراسورز کا کہنا ہے کہ اس ٹیسٹ کے دوران کئی افراد ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ وائرس ان کے جسم میں کیا تبدیلیاں لائے گا، اور یہی سوال لوگوں کی پریشانی کی وجہ بنتا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ ہر شخص کے ٹیسٹ کیے جائیں، یعنی دنیا کے ہر شخص کے ٹیسٹ ہونے چاہیے۔ میگن ڈیویس کلینک میں کمیونٹی ہیلتھ کی ڈائریکٹر ہیں۔ ان کے مطابق فوری علاج سے HIV کے پھیلاؤ کو روکا جا سکتا ہے۔ ان دواؤں سے آپ کے جسم میں وائرس میں کمی آتی ہے، جس سے آپ کے جسم میں HIV کی مقدار بھی کم ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر وائرس کی مقدار زیادہ ہے تو اسے آگے منتقل کرنے کے امکانات بھی زیادہ ہو جاتے ہیں۔ پچھلے سال واشنگٹن میں ہونے والی انٹرنیشنل ایڈز کانفرنس میں علاج کے ذریعے روک تھام کو اہم موضوع بنایا گیا تھا۔ امریکی حکومت کی ٹاسک فورس نے تجویز پیش کی تھی کہ 15 سے 65 سال کے ہر شخص کے HIV ٹیسٹ ہونے چاہیے۔ HIV اسپیشلسٹ ڈاکٹر کینتھ میئر کا کہنا تھا کہ اگر امریکہ میں HIV کا شکار 11 لاکھ افراد کا علاج کیا جائے تو وہ ایک عام زندگی گزار سکتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سالانہ 50,000 افراد اس وائرس کا شکار ہو رہے ہیں اور 2 لاکھ افراد اس حقیقت سے لاعلم ہیں کہ وہ HIV کا شکار ہیں۔ عالمی سطح پر 3 کروڑ 40 لاکھ افراد HIV کا شکار ہیں، لیکن امریکی وزیر خارجہ ہیلری کلنٹن نے اس ہفتے اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ سب سہارا افریقی ممالک میں اس بیماری پر نصف حد تک قابو پا لیا گیا ہے۔ ہم اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں کہ کوئی بھی بچہ HIV کا شکار پیدا نہ ہو اور مستقبل میں نوجوانوں میں اس بیماری کا شکار ہونے کے امکانات کم ہو جائیں۔ وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ایڈز فری جنریشن ناممکن نہیں، بلکہ اس مقصد کو کوشش سے کامیاب کیا جا سکتا ہے۔ تو آج کے اس شو میں آپ نے دیکھا کہ امریکہ کا ہیلتھ کیئر سسٹم جسے انتہائی مضبوط سمجھا جاتا ہے کچھ اچھے پہلوؤں کے ساتھ ساتھ شاید کچھ منفی پہلو بھی رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں کے لوگوں کو ہیلتھ فیسلٹیز بے تحاشا استعمال کرنے کے موقع بھی ملتا ہے، اور اسی وجہ سے شاید یہاں کے ہیلتھ کیئر سسٹم کو مزید مضبوط سے مضبوط تر بھی کیا جا رہا ہے۔ اگلے شو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ثنا پاکستانی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔